साल भर में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाना चाहिए। जानकारी पर विशेष ध्यान दें और प्रयास करें कि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनके नज़दीक में जो फार्मर्स हैं उनसे वो ज़रूर संपर्क करें। रोजगार की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए मुजफ्फरपुर ज़िले में और अभी हम हैं चढ़ुआ में, तुर्की के चढ़ुआ में। यहाँ पर बत्तख की फार्मिंग होती है, देसी मुर्गे की फार्मिंग होती है। हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे कैसे आप कम लागत में इसका रोजगार कर सकते हैं, ये फार्मिंग कर सकते हैं। यहाँ पर संजीव सर से मिलेंगे और जानेंगे उनकी कामयाबी का राज। ये देख सकते हैं, ये उनका घर है जहाँ पर बत्तख की फार्मिंग वो करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे बत्तख हैं, तालाब हैं और मुर्गे की सोनाली सिपरा नस्ल के मुर्गे, कड़कनाथ मुर्गे यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे बारी बारी से। तो फ्रेंड्स, संजीव सर हमारे सामने बैठे हुए हैं जो यहाँ पर कई तरह की फार्मिंग करते हैं। इंजीनियर हैं, रिटायर करने के बाद उन्होंने ये व्यवसाय शुरू किया है। क्या बेनिफिट है और एक इंजीनियर ने ये कदम क्यों उठाया, जानने की कोशिश कर। संजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर, आप इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग करके आप रिटायर हुए, जॉब करते थे, आप प्राइवेट करते थे या फिर सरकारी? लास्ट टाइम में मैं प्राइवेट में थे। तो ये आपका अपना पैतृक घर हुआ? जी, ये मेरा पैटर्नल विरासत में। सर, ये डक फार्मिंग का आइडिया कहाँ से आया? पहले तो मैं अपने सारे दर्शक बंधुओं का जो है अभिवादन करना चाहूँगा, जो लोग पेशेंस के साथ हमारे इस वीडियो को देखेंगे, है ना जी। अब मैं प्रयास करता हूँ कुछ अपने बारे में बताने का। डक फार्मिंग का आइडिया बेसिकली मैं रिटायरमेंट के बाद, हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में थे, मिसेज भी स्टेट गवर्नमेंट में थी ऑफिसर। रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहाँ जब घर पर आए और 2 बच्चे हैं मेरे, वो दोनों बाहर सेटल हैं, तो कुछ इंगेजमेंट के ख्याल से, ताकि पूरी ज़िंदगी मैंने कुछ ना कुछ किया, तो इंगेजमेंट के ख्याल से मेरे दिमाग में था कि हम कुछ करें। तो उसमें यह है कि ये जो है आप देख जो पा रहे हैं, ज़मीन या गार्डन जो कुछ भी है वो हमको विरासत में मिली अपने पूर्वजों से। तो इन सब को रिसोर्सेज को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ इस टाइप का किया जाए। और जानवरों से थोड़ा सा मुझे पहले से भी प्रेम रहा था, तो उस क्रम में मैं जो है सो घूमते फिरते हमने जो है एक डक वेंडर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने हमको ब्रीफ किया, सर ये एक अच्छा जो है सो बर्ड के लिए है सेगमेंट। तो मैंने फर्स्ट लॉट अपना उनसे लिया और उसके बाद डक फार्मिंग के उसमें मैं आ गया। शुरू में शौक के रूप में मैंने किया, बाद में ध्यान आया तो धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ाते हुए आज इस मुकाम पर मैं हूँ कि मेरे पास 1100 समथिंग फीमेल बर्ड हैं और 200 कुछ जो है वो मेल बर्ड हैं। सर, कितने बर्ड से आपने शुरुआत किया था और कितना लागत लगा था, ताकि ये बताएं ताकि जो नए लोग हैं वो कुछ आपसे प्रेरणा ले सकें? सबसे फर्स्ट लॉट मेरा जो है 375 बर्ड का था जी, और उससे मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया। बाद में जब हमने उस पर सीख लिया कि कैसे क्या कुछ करना है, तब मैंने उसके बाद लॉट्स को जो है तो बढ़ाया और धीरे धीरे बढ़ाते आज यहाँ पर। क्या बेनिफिट हो जाता है सर इसे करने में और कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, एक चीज़ तो है अपने खास करके इस बिहार और यूपी में अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है। डक फार्मिंग जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है, इसका उतना प्रचलन नहीं है जितना पोल्ट्री का है। खास करके वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, नेपाल का एरिया हो गया, वहाँ ये चीज़ फैमिलियर है, तो वहाँ मतलब मार्केटिंग या किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बिहार यूपी जो ये साइड है अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो डेवलपिंग स्टेज के चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपके पास अवसर भी हैं
इसमें आगे कुछ अच्छा करने का, क्योंकि ग्रोथ करने का काफ़ी बड़ा जो है स्पेस है, जिसमें कोई आदमी अगर ढंग से मेहनत करता है तो अच्छा ग्रोथ कर सकता है। ये 1300 आपने यहाँ पे डक रखे हैं, ये बर्ड हैं, तो इनके मेंटेन करने के लिए, इनके मतलब कि खाना पीना के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? शुरू में तो दिक्कत होती थी, धीरे धीरे मैंने सिस्टम को डेवलप किया। असल में संयोग से मैंने मैनेजमेंट भी किया था, पोस्ट इंजीनियरिंग जो है, जी। तो उस ख्याल से चीज़ों को मैंने डेवलप किया था। अब संयोग से मेरे 2 साथी हैं जो वो बेचारे पूरे फर्म को मेंटेन करते हैं और आराम से जो है सो वो चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। बर्ड भी बड़ी ओबीडियंट हैं, अब वो स्वतः अपने बाड़े में चली जाती हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं जितना बच्चे में परेशान करती थी। तो ये 350 से ही डेवलप किया है या फिर आपने और बाद में भी खरीदा था इस? जी, शुरू में तो मैंने लॉट्स जो है सो मतलब परचेज ही किए थे, जो हेचरी वाले लोग हैं उनसे ही किए थे। बाद में मैंने जो है सो कुछ अपने भी इंक्यूबेटर्स बनाए और अपने जो पेरेंट ब्रीड्स हैं उनके अंडों से भी मैं हेच करके बच्चों को निकाल करके, और खुद तो करता ही हूँ, साथ में जो है और जो छोटे फार्मर्स हैं जिनका रिक्वायरमेंट आता है तो मैं उनको भी जो है सो चिक्स प्रोवाइड कर देता हूँ। वो यहाँ से ले जाते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो पूछते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है मैं उनको हेल्प करता हूँ, कोऑपरेट करता हूँ, और वो लोग भी जो है सो प्रेरणा लेकर के कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सर, आपके अनुभव से नए लोग अगर इस में जुड़ना चाहें, वो काम शुरू करना चाहें, तो उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कितना ज़मीन का ज़रूरत पड़ेगा? देखिए, पैसों और ज़मीन में जो है वो डिपेंड करेगा कि इसका मेजर कॉस्ट जो है 70 to 75% कॉस्ट इनका फीडिंग कॉस्ट है, क्योंकि बर्ड बड़ी है तो इसलिए वो शुरू के 15 ग्राम से लेकर के लास्ट तक 150 ग्राम तक जो है ये एक दिन में ये फीड लेते हैं। तो लगभग इन पे जो कॉस्ट है वो फीड पर ही है, और इनको जो फीड देते हैं वो लेयर पोल्ट्री का जो फीड है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि ये भी लेइंग बर्ड्स हैं। तो अब कॉस्ट की जहाँ तक बात आ गई तो उसमें ये है कि अगर एक 1000 को हम लोग जो है मानक मान करके चलें कि 1000 टिक आप रखते हैं तो आपको लगभग उसको अंडों पर लाने में 300 पर बर्ड के हिसाब से 3 लाख रुपए जो है फर्स्ट टाइम में आपके किसी भी फार्मर के खर्च हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ करके। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा सजेशन है कि कम से कम इन्वेस्ट करें शुरू में, और बाकी वो इन चीज़ों के लिए पैसों को बचा करके रखें फीड के लिए, और उसके बाद अंडों से जो है तो कुछ रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब पीक अच्छा आ जाता है, 70-80% पीक पर बर्ड आ जाती है, तो अब आप प्रॉफिट में आ जाते हैं। कितने तरह से प्रॉफिट मिल जाता है आपको? अभी तो चूंकि लेइंग बर्ड है जी, इस वजह से इसको कंप्लीट जो है सो अंडों से ही इनकम मान करके चलते हैं। हालांकि 3-3.5 महीने के बाद मेल बर्ड हम लोग छांट लेते हैं, केवल 20% ही रखते हैं फीमेल का, तो वो बेचने से कुछ मीट का आ जाता है। लेकिन चूंकि मीट का मार्केट अभी अपने एरिया में नहीं है तो इस वजह से मीट के पर्पस से फार्मिंग अभी नहीं कर रहे हैं, ये केवल अंडों के लेइंग के पर्पस से कर रहे हैं। अच्छा, तो सर 3 लाख रुपया लगाने के बाद क्या प्रॉफिट हो जाएगा लोगों को ईयरली अगर देखा जाए? जी, अब उसका भी इकोनॉमिक्स में आपको बता दूं। जैसे 3 लाख रुपए आपने लगाए तो अब उसके बाद जो है जब वो एग लेइंग पर आएगा तो अमूमन चिक में 50% मेल और 50% फीमेल्स आते हैं, तो आपको लगभग 500 फीमेल मिलेंगी। जब 500 फीमेल में जो है एग का पीक जो है अच्छे स्थिति में 80% के आसपास आ जाता है, तो 8 पंजे 40, 400 एग आपको पर डे मिलेंगे। 400 एग में क्या है कि इनका रेट राउंड द ईयर 8 रुपये से 11 रुपये के बीच में वेरी करता है। लोएस्ट प्राइस भी अगर रख लें 8 रुपये तो 8 चौक 32, 3200 रुपये जो है पर डे का आपको जो है सो रेवेन्यू जनरेट होगा। 200 आप और हटा दें
और महीने का 90,000 जो है आपको रेवेन्यू आएगा। उसमें से जो है 50% आप निकाल दें इनके खर्चे के लिए, इनके फीड पर, बाकी मेंटेनेंस के लिए आप खर्चे के लिए निकाल दें, तो 40 से 45,000 रुपया आपको महीने का जो है तो आ जाएगा 1,000 बर्ड पर। मतलब सिंपल सा अगर देखा जाए तो 30% की आमदनी हम मान के चलते हैं। ज़्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी 30% ही मान के चलते हैं। हाँ, हाँ 30% भी अगर आप मान करके चलते हैं तो भी आपको जो है सो 30,000 रुपये पर मंथ मिल जाएंगे, है ना। और आपका मोटा मोटी साल भर में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाएगा। सर, नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो, और क्या सलाह देना चाहेंगे? डक फार्मिंग के लिए नए लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जानकारी पर विशेष ध्यान दें और प्रयास करें कि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनके नज़दीक में जो फार्मर्स हैं उनसे वो ज़रूर संपर्क करें, है ना। ऐसे व्यक्ति जो बीच के ट्रेडर्स हैं उनसे पहले संपर्क न करके फार्मर से संपर्क करें, ताकि ग्रास रूट की जानकारी उनको मिल सके, फार्मिंग करने की टेक्निक की जानकारी उनको मिल सके और मार्केटिंग की भी जानकारी उनको मिल सके, मार्केट के वो पॉकेट्स उनको जानकारी हो सके जहां पर कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाए। और क्या हेल्प करेंगे सर, आपके तरफ से क्या हेल्प होगा उनको? सर, मेरे तरफ से यही हेल्प है कि अभी भी हम लोगों का फार्मर का एक फेडरेशन टाइप का है, जो हम लोग इधर 10, 12, 15 फार्मर्स हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे का मदद करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। लेट अस सपोज अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आ गया 20 पेटी का और मेरी कैपेसिटी 5 पेटी की ही है, तो 15 पेटी हम बाकी फार्मर से कांटेक्ट करके ले लेते हैं और जिसका भी है उसको 20 पेटी का सप्लाई कर देते हैं और जो भी पैसा आता है उसको उस हिसाब से हम लोग उस प्रपोर्शन में बांट देते हैं। ये अंडों की जो बिक्री होती है आपको मार्केट जाना पड़ता है या फिर लोग खुद आते हैं? हेचरी वाले जो लोग भी हैं वो फार्म से पिक कर लेते हैं, कुछ लोग जो बड़े वेंडर्स हैं बेचने वाले वो भी फार्म से पिक कर लेते हैं, और अगर नहीं हमको पहुंचाना भी पड़ा तो वो ट्रांसपोर्टेशन में वो लोग मदद कर देते हैं। मेंटेनेंस पे क्या खर्च आता है सर, खाना के अलावा और मेंटेनेंस पे कुछ खर्च आता है? उसके अलावा ये रफ्ट अप बर्ड है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। मेडिसिन वगैरह पर भी बड़ा लिमिटेड खर्च है, पोल्ट्री की तरह इसमें बहुत जो है सो खर्च नहीं है। और कहा तो 75% कॉस्ट केवल जो है फीड का है। फीड का है, तो फीड भी शायद आप खुद तैयार करते हैं सर? हाँ, बाद में मैंने ये देख करके जो है सो अपना जो है सो फीड का भी वो किया, वही क्या कहते हैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर बरेली यूपी से मैंने ट्रेनिंग ली और उन लोगों के सानिध्य में मैं आया, वैज्ञानिक लोगों के सानिध्य में आया और अच्छा कोऑपरेट उन लोगों ने किया, तो इस पर भी हमको अच्छी जानकारी प्रोवाइड की, जिससे हम फीड भी जो है सो इन हाउस बना लेते हैं। तो ये सिर्फ अपने पक्षियों के लिए या फिर बाहर सप्लाई करने के लिए भी? अभी उस पोजीशन में सर नहीं है कि हम बाहर बहुत, हाँ अब कोई बर्ड ले जा रहा है और उसको तत्काल अगर ज़रूरी है तो बोरा 2 बोरा 3 बोरा जो है सो सपोर्ट कर दिया, लेकिन कॉमर्शियल लेवल पर अभी जो है सो हम, क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ है, 1-1.25 साल के आसपास हुआ है और चीज़ों को डेवलप करने में समय लगता है, मैं धीरे धीरे सिस्टम को डेवलप कर रहा हूँ और अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो मैं किसानों को जरूर। सर, नए लोगों को कहीं से अनुदान वगैरह भी मिलता है, उसकी भी जानकारी? नहीं सर, डक के बारे में क्या है कि डक को अपना जो बिहार गवर्नमेंट है वो पेट बर्ड नहीं मानती है, इसको जंगली बर्ड मानती है, इसलिए गवर्नमेंट की ओर से किसी ढंग की कोई सहायता नहीं है। पोल्ट्री पर ज़रूर है, पोल्ट्री अगर आप करते हैं और उसमें इंक्लूड करते हैं इसको, तो आपको सरकार की ओर से अनुदान या बाकी मदद मिल जाएगी। पोल्ट्री में आपको जो है पशुपालन का जो हॉस्पिटल है वहाँ से भी मदद मिल जाएगा, इम्यूनाइजेशन में मिल जाएगा, दवाओं में मिल जाएगा। हालांकि सेम इसमें भी फॉलो करते हैं हम लोग, जो पोल्ट्री का ही नॉर्म्स है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली डक के नाम पे सरकार को कोई सपोर्ट नहीं। तो पोल्ट्री के नाम पे अगर कोई सरकार से हेल्प लेना चाहे या फिर उसमें कोई मार्गदर्शन आपके द्वारा होता है? हाँ, पोल्ट्री के तो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट आप दीजिए, उसमें सब्सिडी है गवर्नमेंट का, जनरल के लिए 25% है, वहाँ से लेकर के 35-40% तक है सब्सिडी,
उसमें आप अप्लाई करके और आराम से दे ले सकते। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, और वो एकदम अपने आप को फील फ्री महसूस करें। किसी भी तरीके का अगर उनको कंसल्टेंसी की ज़रूरत हमसे हो, बेशक वो हमसे फ़ोन करें, जहाँ तक होगा हम मदद ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, संजीव सर ने जो जानकारी दी, मुझे यकीन है कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको ज़रूरत है तो इनका नंबर वीडियो के शुरू में, वीडियो के अंत में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं और आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, तो आप इनसे मदद ले सकते हैं। ये आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये सिर्फ डक फार्मिंग ही नहीं करते हैं, तो ये मुर्गों का भी फार्मिंग करते हैं। कड़कनाथ, सोनाली और सिपरा नस्ल की मुर्गे इनके पास हैं। उसके बारे में भी अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे और जानकारी लेंगे कि वो इसको कैसे करते हैं। तो एक अनुभव, कहते हैं कि अनुभव बहुत मायने रखता है जीवन में, और जब इस एज में व्यक्ति आज भी एक्टिव है और सफल है तो उनसे आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है। तो हम तो कहेंगे कि आप एक बार ज़रूर इनसे संपर्क करें। अगर आप डक फार्मिंग करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इनसे संपर्क करें। तो हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्रसेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।